जय हिंद दोस्तों, एपीएससी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग स्वर संधि पढ़े थे और उसके प्रकारों के बारे में पढ़े थे। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। देखिए, व्यंजन संधि कहता है ना कि जिस स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको हम साधारण भाषा में समझेंगे कि संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, अगर इधर स्वर रहे, अगर इधर भी स्वर रहेगा तो वो स्वर संधि होगा, लेकिन इधर स्वर है इधर व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि कहलाएगा। या इधर व्यंजन हो इधर स्वर हो तब भी व्यंजन संधि कहलाएगा। या इधर व्यंजन हो और इधर भी व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि कहलाएगा। मतलब समझे क्या कि संधि का मतलब होता है जोड़। जोड़ के पहले चाहे बाद में अगर व्यंजन वर्ण आ गया और उसमें जो परिवर्तन हो गया व्यंजन वर्ण में तो उसको बोलेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए जगत प्लस इस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यंजन है इधर स्वर है तो कहीं ना कहीं व्यंजन आएगा तो व्यंजन संधि होगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो जगदीश होगा। कैसे होगा हम आगे बताएंगे इसका नियम। अगला देंगे, जैसे अप है प्लस जा है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे व्यंजन है इधर व्यंजन है तो ये दोनों मिलेगा तो अब्ज बनेगा। ठीक है, अब कैसे बना हम इसके जब नियम बताएंगे ना तब बताएंगे कैसे होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके नियम। संधि के नियम के पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक बात समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे क ख ग घ अंग, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। जैसे और ले लेते हैं च छ ज झ इया त थ ड ढ अड़ा। ठीक, और भी होगा, बस इतना ही लेकर समझेंगे। अब देखिए इस पांचों को हम क्या बोलेंगे, पांचों को बोलेंगे वर्ग। ये पांचों क्या कहलाएंगे, वर्ग। ये पांचों क्या कहलाएंगे, वर्ग। ठीक, अब इसका नाम रखेंगे तो ये पांचों वर्ग में सबसे पहला कौन है तो क है, तो इसका नाम रखा जाएगा क वर्ग। ठीक, अगर मैं बोलूं क वर्ग तो क ख ग घ अंग, ये अंग तक होगा। अगर मैं बोलूं इस वर्ग का नाम रखा जाए तो रखिए, तो आप लोग क्या रखेगा, च वर्ग। ठीक, अब इस पांचों वर्ग को क्या नाम रखेंगे, ट वर्ग। ये समझ में आया वर्ग क्या है। अब आइए समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि क वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम मतलब पहला वर्ण क्या होगा, क होगा। दूसरा वर्ण ख होगा। तीसरा वर्ण ग होगा। चौथा वर्ण घ होगा। पंचम अंग होगा। उसी तरह च वर्ग का प्रथम च, द्वितीय छ, तृतीय ज, चतुर्थ झ, पंचम इय। ट वर्ग का प्रथम ट, द्वितीय ठ, तृतीय ड, चतुर्थ ढ, पंचम अड़ा। ठीक है, ये तो समझ लिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। प्रथम मतलब पहला, द्वितीय मतलब दूसरा, तृतीय मतलब तीसरा, चतुर्थ मतलब चौथा और पंचम मतलब पांचवा। ये समझ लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके नियम। आइए हम देखते हैं व्यंजन संधि का प्रथम नियम। प्रथम नियम कहता है ना कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, बाद बोले तो प्लस के बाद, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, ठीक, चतुर्थ वर्ण या फिर कोई य, र, ल या व हो या फिर कोई स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, तो क्या होगा, ये जो प्रथम वर्ण है ना, ये प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी इसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम अ प्लस ज है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द में क्या है अप, दूसरा शब्द है ज, तो प्रथम शब्द का अंतिम में क्या है, प है, तो प है और
प्रथम प है और उसके बाद तृतीय वर्ण आ रहा है जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प के स्थान पर तृतीय अब्ज। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिक है और प्लस गज, तो यहाँ पे प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ रहा है, तृतीय वर्ण आ रहा है। तो जब तृतीय वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण। क का तीसरा क्या हो जाएगा, क ख ग, तो यहाँ पे ग हो जाएगा, गज, तो दिग्गज। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए सत प्लस उक्ति, तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम वर्ण के बाद स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द, उसके बाद उक्ति तो उक्ति, तो सदुक्ति। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए वाक है और प्लस दत्त है, ठीक, तो इसको प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ रहा है, तृतीय वर्ण आ रहा है ना, तो प्रथम जो स्थान प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाक, क का तीसरा क्या हो जाएगा, ग, दत्त, जोड़ेंगे तो वाग दत्त। ठीक है, अब आप लोग को दे रहे हैं, कुछ बनाइएगा। जैसे तत् प्लस रूपम, वाक प्लस दानम, अच प्लस अंता, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि कहता है ना कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद बोले तो प्लस के बाद क्या हो, पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण आए, तो ये जो प्रथम वर्ण है ना, उसी वर्ग का या तो तृतीय वर्ण हो जाएगा या फिर पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक, एक बार और समझेंगे। ये बोलता है ना कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग के पंचम वर्ण आता है, तो जो प्रथम वर्ण है या तो उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा या फिर पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जिससे अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए वाक प्लस मैं, अब यहाँ पर देखिए वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, क है, और उसके बाद पंचम वर्ण आ रहा है म। ठीक, तो ये जो क है इसी वर्ग का या तो तृतीय वर्ण हो जाएगा या पंचम वर्ण हो जाएगा। चलिए हम दोनों लिखते हैं, पहले हम तृतीय वर्ण लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम तृतीय वर्ण करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क का तृतीय वर्ण क्या होगा, क ख ग, तो यहाँ पे हम ग लिख देंगे, और उसके बाद मैं तो मैं, और इसको जोड़ेंगे तो वाग्मय हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए अगर आपको जोड़ना होगा दूसरे नियम यानी पंचम वर्ण लिखना होगा, तो पंचम वर्ण भी इस तरह से हम ऐसे बना सकते हैं, वाक, अभी हम वाक प्लस मैं को यहाँ पे हम तृतीय वर्ण किए, अगर आपको मन करे तो पंचम वर्ण से बनाए तो पंचम वर्ण से बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए क है, क का पंचम वर्ण क्या होगा, क ख ग अंग, तो यहाँ पे हम क की जगह पे हम अंगा लिख देंगे, और उसके बाद मैं तो मैं, अब इसको जोड़ेंगे तो वाग्मय हो जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या समझे कि यहाँ जो प्रथम वर्ण है उसकी जगह पे हम या तो तृतीय वर्ण लिख देंगे या पंचम वर्ण लिख देंगे, लेकिन अगर आप लोग पंचम वर्ण लिखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल रहता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए जगत प्लस नाथ, ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ रहा है, तो जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर या तो तृतीय वर्ण कर दो या फिर पंचम वर्ण कर दो। तो बताओ त का पंचम क्या होगा, न होगा, या त का तृतीय क्या होगा, द होगा। हम दोनों तरह से बनाएंगे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए हम पंचम वर्ण को लेके चल रहे हैं, तो पंचम वर्ण क्या होगा, त का पंचम न, नाथ तो नाथ, इसको जब जोड़ेंगे ना तो जगन्नाथ।
ठीक, अगर मान लीजिए अगर आपको मन करता है कि हम पंचम वर्ण से नहीं बनाएंगे, तृतीय वर्ण से बनाते हैं, तो भी सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जगत प्लस नाथ को हम तृतीय वर्ण करते हैं। जैसे त की जगह पे हम क्या कर देंगे, द कर देंगे, जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ हो जाएगा। तो ये भी सही है। ठीक है, यानी हम प्रथम वर्ण के स्थान पर हम तृतीय वर्ण या पंचम वर्ण कोई भी कर सकते हैं। अब कुछ दे रहे हैं, होमवर्क आप लोग बनाइएगा। जैसे तत् प्लस मात्रम, तट प्लस मुख, उत प्लस नति। बनाइएगा आप लोग। तीसरा नियम कहता है कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो। तीसरा नियम कहता है ना कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द होगा, तो ये जो म है ना, म का हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार बोले तो बिंदु, और साथ में स का आगमन हो जाएगा, प्लस स का आगमन यानी स आ जाएगा। ठीक, जब देखिए सम प्लस कृत, तो यहाँ पे देखिए सम के बाद कृत धातु से निष्पन्न कोई शब्द आ रहा है, यानी क्री आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो म है वो हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार बोले तो बिंदु, अनुस्वार हो गया। अब उसके बाद स का आगमन होगा, ये प्लस के बाद स आएगा, तो इसको हम ऐसे स हो गया। उसके बाद कृत, तो कृत, तो संस्कृत। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सम प्लस कारी, तो सम के बाद कृ धातु से निष्पन्न कोई शब्द आ रहा है, तो ये म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो इस अनुस्वार को हम इसके ऊपर लिख देते हैं बिंदु। उसके बाद स का आगमन हो जाएगा, स आ गया, और उसके बाद कारी, तो कारी, जब जोड़ेंगे तो संस्कारी, संस्कारी। ठीक है, चौथा नियम कहता है ना कि यदि म के बाद बोले तो प्लस के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, तो क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो ये चौथा नियम यही कहता है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आएगा ना, तो ये म के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाएगा, या फिर बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, एक बार और सुनेंगे। कहता है ना चौथा नियम कि यदि म के बाद मतलब प्लस के बाद स्पर्श वर्ण आए, तो स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, तो क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो ये बोलता है ना कि यदि म के बाद स्पर्श वर्ण आएगा ना, तो ये जो म है ना, ये म बन जाएगा अनुस्वार में, या फिर बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिएगा पम प्लस चम, तो देखिए यहाँ पे म है, म के बाद क्या है, स्पर्श वर्ण आ रहा है, तो म के स्थान पर या तो आप अनुस्वार कर दीजिए, या फिर बाद वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण कर दीजिए। ठीक, तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे। अगर हम अनुस्वार से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। अगर आपको इच्छा है कि हम अनुस्वार से ना बनाए, बाद वाले वर्ण से, तो बाद वाले वर्ण क्या होगा, ये पम है, और ये जो पंचम है ना, तो ये म हट जाएगा, ये च का पंचम क्या हो जाएगा, यहाँ पंचम। एक और देखते हैं, सम प्लस गम,
अब सम प्लस गम को हम पंचम वर्ण से बना सकते हैं या फिर अनुस्वार लगा के बना सकते हैं। तो अनुस्वार लगाएंगे तो संगम हो जाएगा, या फिर बाद वाले वर्ण का पंचम, तो ग का पंचम क्या होगा, संगम, ये वाला। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अहम प्लस कार, इसको हम दो तरीका बना सकते हैं, या तो हम अहंकार हो सकता है, या फिर ऐसे बना सकते हैं अहंकार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए किम प्लस चित, तो ये जो माँ है, माँ के स्थान पे या तो हम अनुस्वार लिख देंगे, या फिर जो बाद वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण कर देंगे। तो हम पहले देखते हैं अनुस्वार से, तो किंचित हो जाएगा, या बाद वाले पंचम वर्ण से करेंगे तो क्या हो जाएगा, किंचित, ऐसे। आइए देखते हैं व्यंजन संधि का पांचवा नियम। पांचवा नियम कहता है ना कि यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण हो तो ये म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। अब कहोगे सर कि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण क्या है, तो अंतस्थ वर्ण आप लोग बताए हैं, या र ल व को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, और ऊष्म वर्ण तालाबेश मूर्धनेश दंस और ह को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है। यानी यही कहता है कि पांचवा नियम के म के बाद अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण रहेगा ना, तो ये म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए सम प्लस वाद, देखिए म के बाद क्या है, अंतस्थ वर्ण आ रहा है ना, तो यहाँ पे म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, सम प्लस वाद। जैसे अगला देखिए सम प्लस सार, म के बाद क्या आ रहा है, उसमें वर्ण आ रहा है, तो ये म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। सम प्लस योग, तो यहाँ पे देखिए म की जगह पे अनुस्वार हो जाएगा। फिर अगला देखिए स्वयं प्लस वर, फिर क्या हो जाएगा, स्वयं वर। अगला देखिएगा सम प्लस हार, तो यहाँ म की जगह पे अनुस्वार हो जाएगा, तनहार। आइए देखते हैं छवा नियम। छवा नियम कहता है ना कि स के बाद त या थ होगा, तो ये त की जगह पे हो जाएगा ट, और थ की जगह पे हो जाएगा ठ। ठीक। जैसे देखिए जैसे सस प्लस थ, तो यहाँ पे देखिए स के बाद क्या आ रहा है, थ आ रहा है, तो थ की जगह पे हो जाएगा ठ। षष्ठ। अगला देखिए उत्कृष्ट प्लस त, स के बाद आ रहा है तो त की जगह पे ट हो जाएगा, तो इसको ऐसे रन देंगे, आइए त की जगह पे ट हो जाएगा, त की जगह पे ट, उत्कृष्ट। अगला है प्रिस प्लस त, तो प्रिस का प्रिस रहेगा, ये त की जगह पे ट हो जाएगा, तो पृष्ठ। आइए सातवां नियम देखते हैं। सातवां नियम कहता है ना कि यदि त के बाद ल आए तो त के स्थान पर ल हो जाता है। ठीक है। यानी कहता है कि अगर त के बाद ल आएगा ना, तो यहाँ पे जो त है वो ल बन जाएगा। जैसे देखिए उत प्लस लाश, तो यहाँ पे देखिए त के बाद क्या ल आ रहा है ना, तो ये त की जगह पे भी ल हो जाएगा, यहाँ पर भी ल हो जाएगा, उसके बाद लाश तो लाश, तो ये हो जाएगा उल्लास। एक और देखिए उत प्लस लेख, त के बाद ल आ रहा है तो त ल में बदल जाएगा, तो उल्लेख। उसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं, उत प्लस लंघनम, तो त के बाद ल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, त की जगह पे ल हो जाएगा,
उल्लंघनम, उल्लंघनम। आठवां नियम, आठवां नियम कहता है ना कि यदि त वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद क्या रहेगा, च वर्ग रहता है, तो ये त वर्ग के स्थान पर भी च वर्ग हो जाता है। ठीक है, यानी त वर्ग मतलब त थ द ध न, च वर्ग मतलब च छ ज झ इ य, यानी त वर्ग के बाद च रहता है, तो ये त वर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाता है। जैसे देखिएगा, उत प्लस चारण, तो ये त के जगह पे क्या हो जाएगा, ये त वर्ग का है ना, तो त वर्ग के जगह पे च वर्ग होगा, तो ये त वर्ग का प्रथम है तो उसका भी प्रथम होगा, तो यानी च हो जाएगा। चारण तो चारण, अब बन जाएगा उच्चारण। एक और देखते हैं, उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पे देखिए त वर्ग है, त वर्ग के बाद क्या है, च वर्ग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, च वर्ग आएगा। और जो च वर्ग का जो वर्ण यहाँ पर रहेगा वही वर्ण यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ज प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल। एक और देखते हैं, शरत प्लस चंद्र, तो यहाँ पे देखिए त वर्ग के बाद च वर्ग आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी च हो जाएगा। चंद्र तो चंद्र, शरत चंद्र, नोट कर लेंगे आप लोग। नवा नियम कहता है ना कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद क्या हो, छ हो, तब क्या होगा, अगर यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ होता है ना, तो छ के पहले तुक, तुक मतलब छ के पहले तुक यानी त का आगमन हो जाता है। यहाँ पे हम त का आगमन हो जाएगा, त का त आ जाएगा, और फिर ये त बन जाएगा च में, किस नियम से, तो सच्युतवा के नियम से। ठीक है, एक बार और समझेंगे कि अगर बोलता है कि ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ होगा ना, तो छ के पहले तुक यानी त का आगमन हो जाएगा, ये त फिर ये सच्युतवा के नियम से, सच्युतवा के नियम से च हो जाता है। जैसे देखिएगा, परि प्लस छेद, तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर है उसके बाद छ है, तो यहाँ पे छ के पहले पहले क्या आ जाएगा, त आ जाएगा, और उसके बाद छेद तो छेद, ये त की जगह पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, उसके बाद छेद, इसको जोड़ेंगे ना तो परिच्छेद। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, बी प्लस छेद, तो यहाँ पे बी है और उसके बाद क्या है, छ है, तो यहाँ पे उसके पहले आ जाएगा त, छेद तो छेद, फिर ये त की जगह पे च हो जाएगा। विच्छेद। अगला देखिएगा, अनु प्लस छेद, तो अनु के बाद क्या आ जाएगा, त आ जाएगा, और फिर ये त च बन जाएगा। अनुच्छेद। ठीक है, यानी यही बोला कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आता है ना, तो छ के पहले त आएगा, फिर त से च बन जाएगा। नोट कर लेंगे। अंतिम नियम देखते हैं, 10वां। ये 10वां नियम कहता है ना कि यदि दंत स के बाद स या फिर च वर्ग रहता है ना, तो ये दंत स के स्थान पर तालाब स हो जाता है। जैसे देखेंगे, रामस प्लस सेते,
तो यहाँ पर देखिए दंत स के बाद तालव्य स है ना, तो यहाँ पर भी तालव्य स हो जाएगा। सेतु सेते, रामस सेते। अगला देखिएगा रामस प्लस चिनोती, ये दंत स के बाद च वर्ग आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तालव्य स हो जाएगा इसका जगह पे, रामस प्लस चिनोती। अब जोड़ेंगे तो रामस चिनोती। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। जय हिंद।